एक प्राचीन प्रतिज्ञा। आह! एंजेला के पूर्ण ओठों से बहने वाली आवाज उतनी ही मोहक थी जितनी कि किसी प्रेमी की बिस्तर के किनारे की फुसफुसाहट, और वह अपनी आंखें घुमाते हुए खालीपन से पलकें झपका रही थी। उसका हर एक इशारा सुरम्य कलाकार के सबसे बेहतरीन काम की तरह सुरुचिपूर्ण था। उसमें पुराने जमाने की सुंदरता का आभास था, जैसे कोई सुंदर गुड़िया जिसे लंबे समय तक अनदेखा करने के बाद धूल में ढक दिया गया हो, एक उत्कृष्ट कृति जो एक स्पर्श में चूर हो सकती थी। लेकिन उसकी घातक सुंदरता की प्रशंसा करने के बजाय रुद्र प्रताप को संकट का एहसास हुआ। प्राचीन स्वामी का अवतार बहुत लंबे समय से अधोलोक में भटक रहा है। युगों का समय और अधोलोक की भयंकर दुर्भावना ने उसकी आत्मा को खा लिया है, जिसे प्राचीन स्वामी भी अपना दुश्मन बनाने में हिचक महसूस करते थे। जैसे ही रुद्र प्रताप ने अपने सामने लाल रंग में चमकते संदेश को देखा, वह प्रतिवर्ती क्रिया में पीछे हटा। नहीं, वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। तारांकन कस, तारांकन। लेकिन एंजेला ने उसे जाने नहीं दिया। उसके पतले हाथों में जबरदस्त ताकत थी, क्योंकि वह पूरी तरह से स्थिर रहते हुए रुद्र प्रताप की कलाई को मजबूती से पकड़े हुए थी। हे! फिर से उसके होंठों से अर्थहीन गुंजन निकला, लेकिन इस बार यह अलग महसूस हुआ। उसके प्रतिरोध में निश्चित रूप से एक प्रकार का आश्चर्य था। एंजेला, रुद्र प्रताप ने पुकारा। भले ही अनगिनत धारणाएं, जिनमें संभवतः सबसे भयावह भी शामिल थी, उसके दिमाग से गुजर रही थी, रुद्र प्रताप ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसके प्रत्येक आह्वान के पीछे उसके स्वामी के रूप में उसका अधिकार और उच्च स्वामी की अनूठी उपस्थिति थी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगा कि एंजेला तक उसकी पहुंच उसके स्वामी के रूप में नहीं, बल्कि उच्च स्वामी के रूप में उसकी उपस्थिति के कारण थी। एंजेला, आत्मा ने प्रतिक्रिया दी। पहली नजर में उसकी आवाज एक मासूम लड़की की शर्माते हुए बोलने जैसी लग रही थी, लेकिन यह एक मोहक प्रेमिका की आवाज भी लग रही थी जो रुद्र प्रताप से उसके बिस्तर के किनारे बात कर रही थी, और वह चक्कर खाने लगा। ट्रू ब्लड वैम्पायर घातक प्राणी है जो केवल अस्तित्व में रहकर भी सभी प्राणियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उसकी अभिभूत करने वाली उपस्थिति तुम्हें अपना दिमाग खोने का कारण बन सकती है। सौभाग्य से तुम्हारी दृढ़ता और इच्छा शक्ति उसके घातक प्रलोभन का सामना करने के लिए पर्याप्त थी। तुम उसके प्रलोभन का विरोध करने में सफल रहे। रुद्र प्रताप, जो अनजाने में उसके प्रभाव में आ गया था, आखिरकार शांत हो गया। एंजेला, क्या प्यारा नाम है, आत्मा ने टिप्पणी की। हालांकि रुद्र प्रताप उसके प्रलोभन का विरोध करने में सफल रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक रहस्यमय शक्ति थी जो उसे लगभग बेहोश करने ही वाली थी। उसने ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना मन मजबूत किया और एक कठोर भाव प्रकट किया। मुझे याद आ रहा है, अतीत में ऐसे लोग थे जो मुझे इन्हीं आंखों से देखते थे, आत्मा ने कहा। उसकी उपस्थिति, जो उसकी अभिभूत करने वाली सुंदरता के अलावा कुछ खास नहीं थी, अचानक कैथरीन, विलाप स्वामी से भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। उसने घमंड से पूछा, तो तुम एक उच्च स्वामी हो? रुद्र प्रताप ने उसके घमंड भरे लहजे पर त्योरियां चढ़ाईं। वह एक मूर्खतापूर्ण सवाल था। अगर तुम उनमें से एक न होते तो तुम इस समय मुझे नीचे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे होते, उसने जारी रखा। रुद्र प्रताप ने अंततः इस असाधारण रूप से घमंडी आत्मा का जवाब दिया। क्यों न तुम उठो और हम बात करें? मैंने शारीरिक शरीर को हिलाने की कोशिश बहुत समय बाद की है, इसलिए यह उतना आसान नहीं है जितना मैं चाहती हूँ। मैं आपकी समझ की भिक्षा मांगती हूँ। एंजेला के शरीर के भीतर की आत्मा, जिसे समय और अधोलोक की दुर्भावना द्वारा क्षरित होना चाहिए था, रुद्र प्रताप की उम्मीद से कहीं अधिक सही थी। उसने अपनी मुद्रा के लिए माफी मांगी और रुद्र प्रताप से समझ चाही। लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदला कि वह अभी भी एंजेला के शरीर में थी। रुद्र प्रताप की नजर अडिग थी क्योंकि उसने कहा, इसके लिए आपको माफी नहीं मांगना चाहिए। किसी और के शरीर पर कब्जा करके बात करना थोड़ा ज्यादा नहीं है। मैं समझी, आपकी शत्रुता इस देह के स्वामी के प्रति आपकी चिंता से उपजी है। ऐसा लग रहा था मानो आत्मा को यह तथ्य अभी पता चला हो। लेकिन रुद्र प्रताप उसके शांत बोलने से निराश हुआ। फिर भी उसने जारी रखा, लेकिन चिंता न करें, मेरे विचार ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। जब मुझे दिया गया काम पूरा हो जाएगा तो वे अस्तित्वहीन हो जाएंगे। यह एक खुशखबरी थी, लेकिन खुश होने के बजाय रुद्र प्रताप इस बात पर ज्यादा जिज्ञासु था कि वह काम क्या था जिसकी आत्मा बात कर रही थी। आप इस काम से क्या संकेत दे रही हैं? हालांकि उसके सवाल का जवाब देने के बजाय आत्मा ने कुछ बिल्कुल अलग कहा। मुझे पता था कि आपकी अभिजात्य आभा परिचित लग रही है। यह उसी व्यक्ति जैसी है जिसने अपने एक आंख से देखी गई अर्ध दुनिया को सत्य की तरह थामे रखा था। ऐसा लग रहा था कि उसने एक नेत्रा स्वामी वोटन की ऊर्जा महसूस की थी। लेकिन यह अजीब है, आपके भीतर की ऊर्जा केवल उसकी नहीं है। ट्रू ब्लड के अवतार ने तुरंत कुछ ऐसा पहचान लिया जो विलाप स्वामी ने भी नहीं देखा था। वह पागल जो अधोलोक का सूर्य बनना चाहता था। वह क्रूर माता जिसने सभी कमजोर परियों को अंधेरे में धकेल दिया था। उसने तेजस्वी स्वामी की ऊर्जा को भी पहचान लिया, जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, साथ ही परी स्वामी की ऊर्जा को भी, जिसके साथ रुद्र प्रताप का अभी पूर्ण रूप से मेल नहीं हो पाया था। वे सभी आपके भीतर सुप्त हैं। अवतार ने बोलना जारी रखा।
आपके भीतर एक गहरा गर्त भी मौजूद है, वह गर्त जिसने सब कुछ निगल लिया है और फिर भी असंतुष्ट है। जैसे ही उसने गर्त शब्द सुना, रुद्र प्रताप को महसूस हुआ कि उसकी चेतना दूर होती जा रही थी, मानो वह तैर रहा हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह पिघल रहा था। उसने तड़पने से बचने के लिए अपनी सारी ताकत इकट्ठी की। अब मुझे याद आया कि युगों तक मेरी आत्मा के अधोलोक में बिखरने के कारण मुझे कितना दर्द सहना पड़ा। अवतार ने उठने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह लड़खड़ाती रही। रुद्र प्रताप लड़खड़ाया और अंततः उसके ऊपर गिर गया। एक आंख के बदले में बदला गया भविष्यवाणी, प्रकाश के साथ की गई एक प्रतिज्ञा, 1,00,000 परियों के बालों से बनी भाग्य की डोर। वे सभी एक की ओर इशारा करते हैं, वह जारी रही। उनके चेहरे तक छूने की सीमा तक आ गए थे और वे एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। और ट्रू ब्लड के अवतार ने चमकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस प्रतिज्ञा का गवाह बनने को तैयार हूं। रुद्र प्रताप पहले ही भ्रमित हो चुका था और वे शब्द उसे समझ में नहीं आए। मैं सबसे लाल खून के साथ गवाही देती हूं, अवतार ने कहा। तुम बकवास क्या कर रही हो? रुद्र प्रताप ने आक्रोश से जवाब दिया, लेकिन शब्दों के बजाय उसके मुंह से निकली आवाज एक नशे में धुत शख्स की बड़बड़ाहट जैसी थी, और यहां तक कि वह भी जल्दी से उसके गले में समा गई। भविष्यवाणी सच होगी। उन अंतिम क्षणों में, जैसे ही रुद्र प्रताप ने अवतार की आवाज सुनी, उसकी चेतना समाप्त हो गई। तारांकन तारांकन तारांकन। स्वामी। जब रुद्र प्रताप को होश आया तो एंजेला उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। एंजेला, रुद्र प्रताप ने पूछा। स्वामी। आंसू भरी अभिव्यक्ति के साथ एंजेला ने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। जैसे ही रुद्र प्रताप की धुंधली चेतना लौटी, उसे एहसास हुआ कि वह दोनों हाथों से बिस्तर को पकड़े हुए था और मुश्किल से टिका हुआ था। वह अनजाने में गिरने से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने पूछा, वह कहाँ है? ये संदर्भहीन एक बहुत छोटा वाक्य था, लेकिन एंजेला ने बिना देर किए जवाब दिया। वह अपनी नींद में लौट गई है। शुक्र है, एंजेला को सब कुछ याद था। उसने उस समय से हर चीज का वर्णन किया जब रुद्र प्रताप को होश खोना शुरू हुआ था। उसने कहा कि वह तब वापस आएगी जब स्वामी सब कुछ हासिल कर लें। भले ही उसके भीतर कोई और अस्तित्व था, एक परालौकिक प्राणी जो किसी भी समय उसके शरीर पर कब्जा कर सकती था, एंजेला ज्यादा चिंतित नहीं लग रही थी। जब रुद्र प्रताप ने कारण पूछा तो उसने कहा, हो सकता है मैंने ट्रू ब्लड प्राप्त कर लिया है, लेकिन मेरा रक्त समझौता अभी भी बरकरार है। आप अभी भी मेरे स्वामी हैं और ये तथ्य कभी नहीं बदलेगा। रुद्र प्रताप ने त्योरियां चढ़ाई, सोच में पड़ गया कि वह क्या बक रही थी। क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह ट्रू ब्लड इसलिए पाना चाहती थी क्योंकि वह एक स्वतंत्र प्राणी बनना चाहती थी जो अपने आप जी सके और दूसरों पर निर्भर रहने वाले परजीवी संबंध में नहीं? मुझे पता ही नहीं था कि खुद कैसे जीना है, एंजेला ने समझाया। क्या वह पहले से ही इसकी आदी हो चुकी थी? उसने कहा कि वह रक्त समझौते से मुक्त होना नहीं चाहती थी। अंत में, लंबे समय के बाद उसने एक कारण दिया जिसे रुद्र प्रताप समझ सका। इसके अलावा अनुष्ठान मुश्किल से सफल हुआ था और अगर मैं थोड़ा और लालची हो जाती तो यह विफल हो जाता। इसलिए कृपया चिंता न करें। भले ही वह फिर से जागे, जब तक वह मेरे शरीर में है। एंजेला ने एक खर्राटे के साथ कहा, जैसे एक बिल्ली अपने मालिक की गोद में तारीफ की उम्मीद में बैठी हो। वह कभी भी स्वामी की अवहेलना नहीं कर पाएगी। तारांकन तारांकन तारांकन। एंजेला उस समय की यादों को नहीं भूली थी जब ट्रू ब्लड ने उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अवतार की यादों को पूरी तरह से दबा पाई थी। बस उसकी इच्छा शक्ति उतनी मजबूत थी। प्रतिज्ञा का प्रमाण। ये प्रतिज्ञा क्या है? रुद्र प्रताप ने पूछा। मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि स्वामी का इस प्रतिज्ञा से कोई न कोई संबंध है। एंजेला की आवाज धीमी हो गई। रुद्र प्रताप नहीं समझ पा रहा था कि उसका दूर अतीत में प्राचीन स्वामियों द्वारा की गई इस प्रतिज्ञा से क्या लेना देना था, जब वह उस समय अस्तित्व में ही नहीं था। लेकिन इसके माध्यम से उसे एहसास हुआ कि उसे जो असंगति महसूस हो रही थी, वह कोई भ्रम नहीं था। वह रास्ता जो उसने नागा राजा बनने के बाद से अब तक तय किया था, और वे भाग्यशाली घटनाक्रम जो उसे पता भी नहीं चले बीच बीच में घटित हुए थे, वे एक साधारण संयोग से कहीं अधिक थे। अगर जीवन रूपी जुए की बैठक पर फेंके गए भाग्य के पासे वास्तव में हर बार सबसे ऊंचा नंबर लाने के लिए धांधली किए गए थे, तो क्या इस धोखाधड़ी के कृत्य के लाभार्थी होने के नाते उसे इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए, या फिर अपनी जीत पर खुश होना चाहिए? रुद्र प्रताप ने दूसरे का चुनाव किया। इसमें बस इतना फर्क था कि वह जीत के फलों का भोग करते समय सिर्फ फंसने नहीं जाना चाहता था। तभी मिमिर उसे स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए प्रकट हुआ, पहले से कहीं अधिक घबराया हुआ। उसूर पर हलचल मचाने लगा है। ये बहुत ही बेमिसाल टाइमिंग थी। हमेशा की तरह चीजें ऐसे हुई जैसे रुद्र प्रताप को वह चीज सुचारू रूप से न मिलने दे जो वह चाहता था। ये तुरंत प्रकट होकर कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अधोलोक को पुनर्गठित करने के लिए ड्यूक्स चल पड़े हैं, मिमिर ने कहा। अब हमें जरूरी तैयारी करनी होगी। रुद्र प्रताप ने पूछा।
क्योंकि उसूरपर की हत्या की सूची में मेरा ही नाम नहीं है, मिमिर ने जवाब दिया। जिस दिन ट्रू ब्लड का अवतार पहली बार प्रकट हुआ था, उसी दिन से प्रतिज्ञा के पहिए एक बार फिर से घूमने लगे थे। तारानकन तारानकन तारानकन। चींटी भूत अब एक पूरी तरह से अलग जानवर बन चुका था। पहले ये केवल अपनी भूख के लिए ही काम करता था, लेकिन अब यह आखिरकार सोच और निर्णय लेने में सक्षम हो गया था, और यह एक सच्चे भयानक राक्षस में विकसित हो गया था। सेटास की भूल भुलैया उसका पहला निशाना थी। करंच करंच। तारानकन। गहरी मंजिलों के सबसे शक्तिशाली वर्ग से संबंधित ड्यूक की सेना भी बार बार जानवर द्वारा लगाए गए हमलों के सामने बेबस थी। इस प्रक्रिया में असंख्य सेटास स्वादिष्ट और पौष्टिक शिकार बनकर जानवर के पेट में समा गए, और अकेले चींटी भूत द्वारा निगले गए उनकी संख्या हजारों तक पहुंच गई। इस बिंदु पर यहां तक कि घमंडी ड्यूक को भी इस भयानक जानवर पर ध्यान देने के अलावा कोई चारा नहीं था। ड्यूक ने 500 हीरोज की एक सेना का नेतृत्व किया और चींटी भूत पर हमला कर दिया। चींटी भूत, जो उस समय तक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो चुका था, ने जोरदार प्रतिरोध किया क्योंकि वह जिद से ड्यूक की सेना को खाता रहा। हालांकि गहरी मंजिल का ड्यूक एक ऐसे राक्षस के लिए बहुत मजबूत था जिसने अभी अभी अपनी क्षमता को महसूस करना शुरू किया था। ड्यूक के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वह चींटी भूत से बदला लेने की कोशिश में अपनी सेना का 1/3 बलिदान करने को तैयार था, जिसने पहले ही उसके हजारों सेटास को निगल लिया था। तारानकन का आर्ग। तारानकन। ड्यूक की हत्यारी मंशा से बचने के लिए जानवर गर्जा और अधोलोक के गहराइयों में भाग गया। भूकंप के बाद 9वीं मंजिल के गलियारे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिससे ड्यूक की सेना उसे पकड़ने में सक्षम हो गई, लेकिन जानवर वाकई भयंकर था। चींटी भूत उस ड्यूक से बार बार भागा जिसने पहले ही उसे एक घातक चोट पहुंचा दी थी। अपने पलायन के बीच जानवर को सचेत करने वाली एकमात्र चीज वह स्मृति थी जब केवल उसकी आदिम भूख ही मायने रखता था। उसे उस समय की याद थी जब उसे असंख्य शिकार उपलब्ध करवाए गए थे और उसने संवाद स्थापित करने का प्रयास किया था। रुद्र प्रताप की ओर ऊर्जा का प्रेषण किया और महान भूल भुलैया के रूप में प्रकट हुआ। अधोलोक के निर्माण के समय से कई महान भूल भुलैयाएं अस्तित्व में आई थीं, लेकिन पहले कभी ऐसा मामला नहीं था जब भूल भुलैया कोर लैबिरिंथ कोर को स्वतंत्र रूप से उन्नत किया गया हो। यह अनिश्चित है कि नागा के हृदय को स्वीकार करने वाली महान भूल भुलैया कैसे बदलेगी, या इसका उन्नयन कब पूरा होगा। इसमें अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है, या ये कल खत्म भी हो सकता है। एक चमकदार रोशनी की चमक के साथ एक संदेश पहले कभी न देखे गए अशुभ वातावरण के साथ प्रकट हुआ। ये संभावना कम थी, लेकिन संदेश रुद्र प्रताप को यह बता रहा था कि उन्नयन कभी पूरा नहीं भी हो सकता। रुद्र प्रताप ने देर से अपने फैसले पर पछतावा किया, ये सोचते हुए कि उन्नयन में काफी समय लग सकता है, लेकिन पासा पहले ही फेंका जा चुका था। अब उसके पास अनुकूल परिणाम की उम्मीद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह अपने सामने संदेश पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, अचानक एक अजीब असंगति की भावना महसूस करते हुए उसने ऊपर देखा। स्वामी कक्ष का माहौल, जो अभी अभी नागाओं की आकांक्षाओं और उम्मीदों के कारण उमस भरा हुआ था, अचानक एक असामान्य रूप से ठंडे स्तर पर गिर गया। जब उसने ऊपर देखा और स्वामी कक्ष के चारों ओर निहारा, तो अनजाने में उसके मुंह से एक आह निकल गई। नाग जो अभी अभी स्वामी कक्ष को भरे हुए थे, वे अब कहीं नहीं दिख रहे थे। इसके बजाय उनकी जगह सैकड़ों अंडे थे। अपने दिलों और भाग्य को साझा करने में एकजुट पूरा नागा कबीला गहरी नींद में सो गया है। वे तब तक जाग नहीं सकते जब तक कि नागा का हृदय उन्नत होना पूरा नहीं हो जाता। ये भयानक खबर थी। हालांकि नागा एक प्रजाति के रूप में अपनी प्रजाति की सीमाओं के कारण बढ़ना बंद हो गए थे, वे अभी भी महान भूल भुलैया की मुख्य शक्ति थे। उनकी संख्या अन्य सभी जातियों की तुलना में अधिक थी और वे दूसरों की तुलना में अधिक काम करते थे। लेकिन अब जबकि भूल भुलैया कोर के उन्नयन के कारण वे एक साथ गहरी नींद में सो गए थे, उनकी नींद के कारण पैदा हुई शक्ति के शून्य को भरने का कोई तरीका नहीं था। पता नहीं कब गहरी मंजिल के ड्यूक महान भूल भुलैया पर आक्रमण कर दे, और इसके ऊपर उसूर पर चल पड़ा था। रुद्र प्रताप पहले ही चिंतित था कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी नागाओं का विकास बिल्कुल आवश्यक था, और इस प्रकार उसने इस बीच जो कुछ भी कर सकता था, करने का फैसला किया। उसने पुकारा, एंजेला। जी स्वामी, एंजेला ने जवाब दिया। मैं नागाओं की अनुपस्थिति से उत्पन्न शक्ति के शून्य को तुम्हारे कबीले से भरूंगा, रुद्र प्रताप ने कहा। एंजेला की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी छाती पीट ली। वह उस क्षण का इंतजार कर रही थी जब वैम्पायरों का उपयोग आखिरकार किया जाएगा, और उसने उन्हें तुरंत आदेश देना शुरू कर दिया। मॉरिगन, वेलिसिस को ढूंढो और बहाल किए गए मोआई को इकट्ठा करो। भूल भुलैया के प्रवेश द्वार की रक्षा करो, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। आपकी आज्ञा, मॉरिगन ने जवाब दिया। अपेक्षाकृत कमजोर वैम्पायर नागाओं की अनुपस्थिति के कारण पैदा हुए शून्य को भरने के लिए अपर्याप्त थे। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने अपने विभिन्न हीरो ग्रेड समन और बदलाव करने वाले कुलीनों जैसे बोरियास को भूल भुलैया के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया। रिक्शासा, उसने शुरू किया। जी मेरे राजा, रिक्शासा ने जवाब दिया।
डोमिनिक के लौटने तक मैं उसके सभी कार्य तुम्हें सौंप रहा हूँ। उनकी प्रगति पर नजर रखो और सुनिश्चित करो कि सब कुछ हो जाए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। रिक्शासा ने आदेश प्राप्त किया और कहीं गायब हो गई। रुद्र प्रताप स्वामी कक्ष में अकेला छूट गया। उसने एक बार फिर उन नागों को देखा जो अंडे में बदल गए थे। नागा अंडा, ये विशाल अंडे जो नागाओं की जागृति तक उनकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं, स्वयं एक पालना और एक सुरक्षात्मक बाधा है। नागा अपनी जागृति तक इन मोटे खोल की सुरक्षा में गहरी नींद में रहेंगे। नागा कबीले जो अपनी पुनर्जन्म प्रक्रिया में बदले हुए नागा अंडे जीवन शक्ति के संघनित स्रोत हैं। हो सकता है कि अन्य लोग इन अंडों का शिकार करें। पहली नजर में नागा अंडे केवल आकार में भिन्न थे, लेकिन उनमें से एक था जिसने रुद्र प्रताप का ध्यान आकर्षित किया। डोमिनिक का नागा अंडा। डोमिनिक, जो हमेशा नागा की भूल भुलैया के साथ रही है, राजा की प्रिय दासी और सलाहकार है। वह राजा की सबसे विश्वसनीय प्रतिनिधि भी है। एक वफादार स्त्री जिसने अपने स्वामी के लिए अथक परिश्रम किया है। वह अपने सपनों में भी अपने राजा की सेवा करती है। रुद्र प्रताप ने धीरे से अंडे को सहलाया। ठंडी नागा लड़की की त्वचा की तरह अंडा स्वयं भी ठंडा था, लेकिन फिर भी उसे भीतर से उसकी गर्मी महसूस हुई। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सुंदर सपने देखने की कामना करता हूँ। डोमिनिक और नागाओं के जाने के बाद बने अंतर को भरना आसान नहीं होगा, लेकिन वह उनकी जल्द वापसी की आशा करता था। तारानकन तारानकन तारानकन। जैसे ही पूरा नागा कबीला नींद में सो गया, महान भूल भुलैया में एक नया मेहमान आया। मेरी तलाश करते हुए कोई मेहमान है। रुद्र प्रताप पहले से ही नागाओं की अनुपस्थिति के कारण हुई शक्ति के शून्य को भरने की कोशिश में व्यस्त था, और अचानक आए दौरे की खबर से उसका चेहरा तिरछा हो गया। अब तक जो मेहमान अचानक उसकी भूल भुलैया आए थे, उनमें से किसी ने भी उसे अच्छी खबर नहीं दी थी। इस प्रकार वह तुरंत खड़ा हुआ और बोला, मुझे ले चलो। जी, एंजेला ने जवाब दिया। वह अपने कबीले के साथियों को इस मुद्दे को संभालने दे सकती थी, लेकिन वह साथ आने के लिए तैयार थी। शायद वह अपने साथियों को स्वामी कक्ष में प्रवेश कराना नहीं चाहती थी, जहां डोमिनिक और नागा सो रहे थे। मेरी तलाश करने कौन आया है? रुद्र प्रताप ने पूछा। उसने अपनी पहचान नहीं बताई। उसने कहा कि आपसे मिलने के बाद वह खुद को प्रकट करेगा, स्वामी, एंजेला ने जवाब दिया। कितना घमंड! वह इतना घमंड करने के लायक दिखती है। इस तथ्य के बावजूद कि ट्रू ब्लड प्राप्त करने के बाद वह बोरियास जैसे पवन भेदक पर भी नजर रखने लायक शक्तिशाली हो गई थी। एंजेला का रहस्यमय मेहमान के बारे में बोलने का तरीका रुद्र प्रताप के लिए काफी आश्चर्यजनक था। इस प्रकार वह तेजी से चलने लगा। लेकिन मुझे उसका वाइब पसंद नहीं आया। अधोलोक पहले से ही एक धोखेबाज और अंधेरी जगह है, लेकिन वह तो उससे भी अलग स्तर पर थी, एंजेला ने जोड़ा। वह? रुद्र प्रताप ने पूछा। जी, यह एक महिला मेहमान है। एंजेला की व्याख्या सुनते हुए रुद्र प्रताप भूल भुलैया की बाहरी सीमा तक पहुंचा। उसने दूरी में एक स्त्री को देखा जो मॉरिगन का सामना कर रही थी। अपने बिखरे हुए काले बालों के साथ जो उसके चेहरे के आधे से अधिक हिस्से को ढांपे हुए थे। रुद्र प्रताप उस स्त्री के चेहरे के भाव नहीं देख सका, लेकिन उसकी आकृति से पता चल रहा था कि वह एक परिपक्व महिला थी। हालांकि विशाल महिला की आभा दूसरों से भिन्न थी, इतनी कि वह मॉरिगन पर भी हावी थी, जो खुद काफी लंबी थी। उसमें एक उपस्थिति थी जो एंजेला के विवरण को सही साबित करती थी। आपके पास इतनी अचानक आने के लिए मैं बहुत खेद व्यक्त करती हूँ, उस महिला ने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जिसे सुनने पर ज्यादातर पुरुषों के घुटने पहली बार में ही कमजोर पड़ जाते थे, और उसने रुद्र प्रताप का स्वागत इतने मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण के साथ किया कि यकीन करना मुश्किल था कि यह उनकी पहली मुलाकात थी। वह जारी रही, हालांकि कृपया समझें कि परिस्थितियों के चलते मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। रुद्र प्रताप ने रहस्यमय मेहमान को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं, फिर सिर हिलाते हुए कहा, चलो कहीं शांत जगह बात करते हैं। रुद्र प्रताप के एक भी सवाल न पूछने के रवैये से महिला प्रभावित हुई। हालांकि वह जल्द ही उसका अनुसरण करते हुए भूल भुलैया के अंदर चली गई। मॉरिगन, आसपास की जांच करो, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। जी। मॉरिगन को लगा कि रुद्र प्रताप से कुछ कहना है, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी नजरों से चुपचाप उसे बाद में ढूंढने का अनुरोध किया। अब यहाँ बात करते हैं। महान भूल भुलैया की बाहरी परिधि पर, केंद्र से ज्यादा दूर नहीं, रुद्र प्रताप चलना बंद हो गया और महिला को देखने के लिए मुड़ा। उसने गुप्त रूप से इधर उधर देखा और फिर रुद्र प्रताप की ओर देखा, जिसने उससे पूछा, मेरे पास क्या काम है एक गहरी मंजिल की काउंटेस का, जो मुझे ढूंढती हुई यहाँ आए है। रुद्र प्रताप के उसे गहरी मंजिल की काउंटेस कहने के बावजूद मेहमान ने इसे नकारा नहीं। इसके विपरीत उसकी आंखें उसके लहराते बालों के बीच से चमकी, जैसा कि उसने जवाब दिया, लगता है आपको पहले से पता था। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि जब आपकी ऊर्जा इस तरह विकीर्ण हो रही हो तो मैं इसे समझ न पाऊं, रुद्र प्रताप ने कहा। जब उसने पहली बार मॉरिगन का सामना करते हुए काउंटेस को देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया। वह जानता था कि वह एक गहरी मंजिल की कुलीन थी और उसकी शक्ति का स्तर बैरन या विकाउंट से कहीं अधिक था।
तुम उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक कठिन व्यक्ति हो जिसके बारे में मैंने टाइरेनॉन से सुना था, महिला ने कहा। टाइरेनॉन, क्या तुम उसकी स्वामी हो? रुद्र प्रताप ने प्रतिक्रिया दी। चूंकि अधोलोक विकाउंट टाइरेनॉन भ्रष्टाचार की रानी लेडी ब्राइंटेस का सेवक था, उसका जिक्र करना उस महिला के अपनी असली पहचान प्रकट करने जैसा था। वास्तव में उसने आसानी से सिर हिलाया और अपना परिचय दिया, मानो उसकी अपनी पहचान छिपाने का कोई इरादा नहीं था। उसने अभिवादन करते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई, अजय सेनापति। मैं ब्राइंटेस हूँ, ऋषियों की रानी। रुद्र प्रताप को अपना परिचय देने की जरूरत नहीं थी। उसका किसी ऐसे व्यक्ति को अपना असली नाम बताने का कोई इरादा नहीं था जिस पर विश्वास नहीं करता था, और उसे ये भी अजीब लगा कि वह खुद को अजय सेनापति और विजेता कहे, ऐसी उपाधियां जो दूसरों द्वारा अधोलोक में फैलाई गई थीं। तो मेरे पास आने का आपका क्या कारण है? रुद्र प्रताप ने जल्दी से सीधे मुद्दे पर आ गया। अगर ब्राइंटेस, जिसने खुद को ऋषियों की रानी के रूप में पेश किया था, अपने अधीनस्थों को ज्ञानी रानी बुलवाती थी, तो वह निश्चित था कि वे आपस में भिड़ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ घूम फिरकर बात करने की कोशिश करना मूर्खता थी। जैसा कि अपेक्षा थी, ब्राइंटेस रुद्र प्रताप के सीधे रवैये को हल्के में नहीं ले रही थी, क्योंकि उसका मुंह प्रसन्नता से सिकुड़ गया। लेकिन यहाँ तक कि वह भी जानती थी कि दोनों में से कमजोर स्थिति में कौन था, बस इसी तथ्य से कि वह उसके पास आई थी, उल्टा नहीं। इस प्रकार उसने गहरी सांस ली और सीधे मुद्दे पर आए। मैं आपसे हाथ मिलाना चाहती हूँ। यह एक अप्रत्याशित अनुरोध था, लेकिन रुद्र प्रताप ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह इससे बेहतर जानता था कि चुप्पी कैसे उन लोगों पर दबाव डालती है जो पहले खुद पर भरोसा रखते हैं, इसलिए वह बस चुप रहा और उसे देखता रहा। जैसा कि अपेक्षा थी, ब्राइंटेस उसकी प्रतिक्रिया न होने से थोड़ी हक्का बक्का दिखी। और सच ही, वह पहले बोली, ये केवल मेरी अपनी राय नहीं है, ये सभी गहरी मंजिल के काउंट्स की राय है। इस बार रुद्र प्रताप वाकई सदमे में आ गया। वह कभी उम्मीद नहीं करता था कि काउंट्स, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक दूसरे से सावधान रहकर बिताया था, वे एक साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा क्यों है? उसने और चुप न रह पाकर पूछा। जाहिर है, इसका मतलब यह नहीं था कि वह ब्राइंटेस को वह प्रतिक्रिया देगा जो वह चाहती थी। इस प्रकार उसने अपना सवाल छोटा रखा और एक शांत, संयत अभिव्यक्ति बनाए रखा। क्योंकि वह चल पड़ा है, ब्राइंटेस ने जवाब दिया। यह एक संक्षिप्त कथन था, लेकिन रुद्र प्रताप ने तुरंत समझ लिया कि वह उस पर की बात कर रही थी। इसका काउंट से क्या लेना देना? रुद्र प्रताप ने पूछा। इसका चल पड़ने का कारण हम हैं, काउंट्स, ब्राइंटेस ने जवाब दिया। रुद्र प्रताप को एहसास होने लगा कि यह बातचीत किधर जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उच्च स्वामियों की शक्तियों को हथियाने की काउंट्स की महत्वाकांक्षा ने उन्हें उन्हीं का शिकार बना दिया था। उस संक्षिप्त क्षण में रुद्र प्रताप ने समझ लिया कि काउंट्स किस स्थिति में थे और उसने अपनी जुबान चाट ली। ये सच था कि उसने अभी तक काउंट्स की वजह से उस पर की नजरों से बचा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अच्छे विश्वास में ऐसा नहीं किया था। वे बस उच्च स्वामी की शक्ति और महान भूल भुलैया का लक्ष्य बना रहे थे। उसे काउंट्स के प्रति दोस्ताना होने का कोई कारण नहीं दिखा, लेकिन फिर भी उसने ब्राइंटेस के अनुरोध का उचित जवाब दिया। हालांकि ब्राइंटेस ने उनकी स्थिति की तात्कालिकता और उन्होंने उसे कितने लाभ दिए, ये समझाना जारी रखा। थोड़ी देर बातचीत के बाद उसने आखिरकार स्थिति को विस्तार से समझाया। अब हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ऐसी शक्ति से ऐसा बयान सुनना अजीब था जिसने अभी अभी एक बयान दिया था। हालांकि जल्द ही उसे समझ आया कि किसी और पर भरोसा नहीं करने का मतलब क्या था। ब्राइंटेस ने कहा, क्षतिपूर्ति करने के लिए हम आपको वह सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने कबीलों को बचा पाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास अपने लिए छोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए हम इसके बदले में अपनी वफादारी पेश करेंगे। रुद्र प्रताप ने कभी नहीं सोचा था कि उसुर पर इतनी जल्दी कदम बढ़ाएगा। हालांकि वह घबराया नहीं, क्योंकि वह अकेला नहीं था। मिमिर, जिसे शुरुआती शुद्धि का पहला लक्ष्य बनाया गया था, भी उसी स्थिति में था, और ऐसे अन्य उच्च स्वामी भी थे जो उससे पहले जाग चुके थे। ऐसा नहीं था कि कोई गुप्त समझौता था, लेकिन रुद्र प्रताप को नहीं लगता था कि उच्च स्वामी उसूर पर के साथ सह अस्तित्व रखना चाहेंगे। शायद वे भी अपनी चालें चलना शुरू कर दें, लेकिन उनसे तुरंत संपर्क करना मुश्किल होगा। मिमिर शायद अपनी अपनी योजनाओं के कारण अग्रिम मोर्चे पर जाने का कोई इरादा नहीं रखता था, और विलाप स्वामी सहित उच्च स्वामी उनसे बहुत दूर थे। इसके अलावा विलाप स्वामी, जिसके साथ रुद्र प्रताप का पहले से ही समझौता था, उसे उसके प्रिय किसी चीज से महरूम कर दिया गया था, और वह शायद इस मामले को संभालने में बहुत व्यस्त थी। रुद्र प्रताप ने अनुमान लगाया कि इस समय उससे सहायता पाना मुश्किल होगा। हालांकि उसने ऐसे दिन के लिए एक बीमा योजना रखी थी। जल्द ही अधोलोक में अराजकता छा जाएगी। अपना ध्यान केंद्रित रखो और विचलित न हो। ड्रैगन सम्राट एग्रिप्स का खून उसके पास था। मैं आपकी भूल भुलैया की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा,
लेकिन अगर वह काम नहीं किया तो जीवन और मृत्यु की स्थिति में मैं अपने बेटे द्वारा वहन किए गए सभी कर्तव्यों को छीन लूंगा। हालांकि इसमें कुछ भयानक शर्तें थीं। एग्रिप्स पहला प्राणी था जिससे रुद्र प्रताप मदद के लिए संपर्क कर सकता था। हालांकि उसकी उम्मीदों के विपरीत ड्रैगन सम्राट महान भूल-भुलैया नहीं आया। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने उसे खुद ढूंढने का निर्णय लिया। कृपया मुझे अपने पाप धोने का एक मौका दीजिए। पुनर्मिलन के बाद ओर्तेहागा ने बार बार अपना सम्मान वापस पाने का मौका देने के लिए भीख मांगी। रुद्र प्रताप के नजरिए से एक काय के लिए सम्मान जैसी बातें करना बेतुका था, लेकिन उसने उस विरोधाभास पर ध्यान नहीं दिया। इस समय उस काय की भी एक भूमिका थी। मुझे तुम्हारे पिता तक ले चलो, उसने अचानक कहा। ओर्तेहागा उसके अनुरोध से दंग रह गया, लेकिन वह बोला, अगर तुम्हारा पिता वह असामान्य रूप से पितृत्व प्रदर्शक ड्रैगन सम्राट है जिसके बारे में मैं सोचता हूं, तो मुझे यकीन है कि उसने तुम्हें थोड़ा कुछ जरूर दिया होगा। ओर्तेहागा ने जवाब नहीं दिया। हालांकि अपरिपक्व ड्राकन के मन को पढ़ना रुद्र प्रताप के लिए बहुत आसान था, और उसने जोड़ा, इससे मैं तुम्हारी सभी पिछली गलतियां मिटा दूंगा। क्या ये सच है? ओर्तेहागा चिल्ला पड़ा। जैसा कि उम्मीद थी, ड्राकन चारे में आ गया। उसका स्वभाव इतना तुच्छ था कि उसे गर्वित ड्रैगनों का वंशज मानना बेतुका था। सम्मान केवल शब्दों से नहीं मिलता, और उसने इसे अपने कर्मों से साबित किया था। रुद्र प्रताप के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए, जो एक ऐसी दुनिया में रहता था जहां केवल सबसे शक्तिशाली जीवित रहता है, सम्मान जैसी चीज केवल शब्दों का खेल और भ्रम थी। तो मार्गदर्शन करो, उसने दोहराया। मैं आपकी इच्छानुसार करूंगा, इसलिए कृपया अपना वादा रखें, ओर्तेहागा ने कहा। उसने अचानक अज्ञात सामग्री से बने अपने शल्क आवृत छाती कवच में हाथ डाला और एक परिचित प्रकार का चर्मपत्र निकाला। एक पोर्टल स्क्रॉल। रुद्र प्रताप मिमिर की वजह से कई बार देखे गए उस चर्मपत्र को देखकर मुस्कुराया। तारांकन तारांकन तारांकन। ड्रैगन सम्राट से मिलना इतना मुश्किल नहीं था। जैसे ही ओर्तेहागा ने चर्मपत्र को फाड़ा और वे प्रकट हुए पोर्टल में कदम रखा, असंख्य ड्राकनों ने उन्हें घेर लिया और उसके बाद ड्रैगन सम्राट स्वयं प्रकट हुआ। तुम्हारा पिछला हिस्सा काफी भारी होना चाहिए, बूढ़े आदमी। मुझे लगा तुम पहले मेरे पास आओगे, रुद्र प्रताप ने कहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। कृपया स्पष्ट करें, एग्रिप्स ने जवाब दिया। रुद्र प्रताप ड्रैगन सम्राट की प्रतिक्रिया देखकर त्योरियां चढ़ा दिया, जो उसकी उम्मीद से अलग थी। उसने पूछा, क्या आपको नीचे से कोई संपर्क नहीं मिला? आप किस संपर्क की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी पता नहीं है। ड्रैगन सम्राट वास्तव में कुछ भी अवगत नहीं लग रहा था। स्थिति अजीब हो गई है ना? रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। उसे यकीन था कि एग्रिप्स को उसूरपर से आदेश मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उसने ड्रैगन सम्राट को स्थिति की व्याख्या की तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। लगता है वह अब मुझ पर भरोसा नहीं करता, एग्रिप्स ने कहा। जैसे ही ड्रैगन सम्राट ने वे शब्द बोले, रुद्र प्रताप को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उसूरपर ने शायद महसूस कर लिया था कि वह और ड्रैगन सम्राट ने एक सौदा किया था। उसने एक संभावित मुद्दा उठाया, कहते हुए, एकमात्र लोग जो जानते हैं कि ओर्तेहागा मेरी भूल-भुलैया में है, वे मेरे विश्वसनीय अधीनस्थ हैं। जब हमें एक उत्तराधिकारी मिल सकता है, तो मुझे भी अपने कबीले की गलतियों के बारे में बात करने का कोई कारण नहीं है। ड्रैगन सम्राट के चेहरे पर अनिच्छा का भाव था, क्योंकि उसने कहा कि उसकी सुरक्षा कड़ी थी। चीजें बिगड़ गई हैं, रुद्र प्रताप ने कहा। परिस्थितियों को देखते हुए अब ड्रैगन सम्राट पर निर्भर रहना संभव नहीं था जब उसे उसूरपर ने निष्कासित कर दिया था। अच्छा था कि चीजें इतनी सुचारू रूप से चल रही थीं। यहां तक कि मिमिर भी ये पता लगाने में विफल रहा था कि उसूरपर की योजना क्या थी, जिससे रुद्र प्रताप का मन और अधिक अव्यवस्थित हो गया। शायद मैं ही उसूरपर का एकमात्र लक्ष्य नहीं हूं, एग्रिप्स ने कहा। कहा जाता था कि उसूरपर पर किसी पर भरोसा नहीं करता था, और इस प्रकार कोई गारंटी नहीं था कि ड्रैगन सम्राट भी सुरक्षित था। भले ही वह अपनी शक्तिशाली सेना के साथ एक शक्तिशाली प्राणी था, एक हाथ से 10 को रोकना असंभव था। ड्रैगन सम्राट को संकट का एहसास हुआ, क्योंकि उसकी आंखें पहले से ज्यादा धंसी हुई लग रही थीं। अब जब ये स्थिति आ गई है, तो हमें अपने संबंधों को और मजबूत करना होगा। एग्रिप्स का निर्णय आश्चर्यजनक रूप से तेज और निर्णायक था। क्या तुम ठीक रहोगे? ये बस मदद करने जैसा नहीं है। क्या तुम भी अपने शब्दों के प्रति वफादारी से बंधे नहीं हो? रुद्र प्रताप ने पूछा। जब रुद्र प्रताप ने ड्राकनों की अनूठी विशेषता के बारे में पूछा, जो अपना वचन तोड़ने पर शापित होकर हमेशा के लिए नरक में जाते थे, तो ड्रैगन सम्राट ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। स्वामी, एक वयस्क ड्राकन केवल अपनी सेवा करता है। जाहिर तौर पर ड्रैगन और उसूरपर का रिश्ता सेवकता की तुलना में अधिक लेन देन वाला था। रुद्र प्रताप कोई सार्थक जानकारी प्राप्त करने में विफल रहा, हालांकि हाल की घटनाओं के कारण उसे ड्रैगन सम्राट में एक विश्वसनीय सहयोगी मिल गया था। तारांकन तारांकन तारांकन। रुद्र प्रताप तुरंत विलाप स्वामी से मिलने निकला। हालांकि उसकी भूल-भुलैया अभी भी खाली थी और वह उससे नहीं मिल पाया। अंत में
वह बिना किसी महत्वपूर्ण परिणाम के महान भूल-भुलैया लौट आया और मिमिर द्वारा उपलब्ध कराए गए पागलपन भरे डाउन जेम्स की भारी मात्रा का उपयोग करके अपनी शक्ति को मजबूत करने लगा। हालांकि सेटास के खिलाफ लड़ाई के दौरान शक्ति में विशाल अंतर का अनुभव करने के बाद वह चाहे कुछ भी करे, उसे अपनी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन एक नए विकल्प के रूप में एंजेला उसका बचाव करने पहुंची। ट्रू ब्लड प्राप्त करने के बाद उसकी व्यक्तिगत शक्ति अद्वितीय हो गई और जल्द ही उसने उन वैम्पायरों को अपनी सेना में शामिल करके अपनी अलग सेना बनाना शुरू कर दिया जो उसके ट्रू ब्लड की खुशबू से आकर्षित होकर आए थे। सच कहा जाए तो उस समय तक महान भूल-भुलैया में एंजेला की भूमिका कुछ हद तक अस्पष्ट थी। मॉरिगन और अन्य समन के विपरीत वह युद्ध के मैदान में लड़ने के कठिन काम में शामिल नहीं होती थी, नहीं वह डोमिनिक और रिक्शासा की तरह भूल-भुलैया के प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। वह बस एक वैम्पायर थी जो अपने स्वामी का अनुसरण करती थी, कुछ करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। दूसरों का यही धारणा था। हालांकि ट्रू ब्लड प्राप्त करने के बाद उसका दर्जा पूरी तरह से बदल गया। उन वैम्पायरों ने उसके ट्रू ब्लड की अफवाहें सुनकर उसके पास आना शुरू कर दिए थे। सैकड़ों वैम्पायर कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो वे नए अवतारित ट्रू ब्लड की रानी के लिए मरने को तैयार थे और वे उसके पैरों में गिरकर खुद को उसका दास घोषित करने में भी हिचक नहीं करते थे। स्थिति को देखते हुए यह अप्रत्याशित नहीं था कि मॉरिगन और अन्य समन ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की। उनके लिए, जो केवल अपने एकमात्र सच्चे राजा की सेवा करते थे, अपने राजा के ठीक बगल में एक रानी का समर्थन करती भीड़ को देखना अकल्पनीय था। मुझे अनुमति दीजिए और मैं इन मूर्खों को मिटा दूंगा जिन्हें पता भी नहीं कि उनका असली स्वामी कौन है, मॉरिगन ने सुनकर क्रोधित होकर कहा। रुद्र प्रताप मॉरिगन के अनुरोध से परेशान हो गया। वह इस खबर से घबराया हुआ था कि उसूर पर चल पड़ा है और उसके पास मॉरिगन के मूड के साथ खेलने का कोई समय नहीं था। उसने कहा, वे उपयोगी साबित होंगे, इसलिए वैम्पायर जो कर रहे हैं उसमें हस्तक्षेप मत करो। लेकिन मॉरिगन ने विरोध किया। ये कितनी बार हो चुका था। रुद्र प्रताप ने एक बार फिर लंबी आह भरी और दृढ़ता से कहा, मेरी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई मत करो। यह महान भूल-भुलैया के वफादार समन के स्वभाव में था कि वे तुरंत किसी भी चीज को, चाहे वह धूल का कण ही क्यों न हो, जो उनके राजा के सम्मान को हानि पहुंचा सकती थी, का सफाया कर देते थे। इस प्रकार रुद्र प्रताप को अपने आदेशों में दृढ़ रहना पड़ा। इसकी वजह से उसे समनों को संभालने में काफी समय बर्बाद करना पड़ा। के लगता है सब असंतुष्ट हैं। एंजेला, जो कुछ हद तक इस सब की जिम्मेदार थी, पूरा समय मुस्कुरा रही थी मानो वह स्थिति का आनंद ले रही हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे यह नहीं समझते कि मैं वैम्पायरों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। चूंकि यह स्थिति आ गई है, तुम उन्हें अपने नियंत्रण में क्यों नहीं ले लेते? एंजेला ने पूछा। बकवास करना बंद करो, रुद्र प्रताप ने कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह चाहता तो एंजेला खुशी खुशी अपना पूरा कबीला उसे सौंप देगी, लेकिन उसकी ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं थी। एक ट्रू ब्लड वैम्पायर होने के नाते जितने अधिक वैम्पायर उसका अनुसरण करेंगे, वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। यदि वैम्पायर किसी रक्त समझौते में बंधे होते उनकी तुलना में, वे एक ट्रू ब्लड वैम्पायर का अनुसरण करके ज्यादा उपयोगी होंगे। इस तथ्य को देखते हुए रुद्र प्रताप अपने निर्णय लेने में बहुत व्यवहारिक था और संदेह और ईर्ष्या से घिरा कोई भी अवैज्ञानिक निर्णय लेने से इनकार कर दिया। अगर तुम उनके साथ उतना ही अच्छा व्यवहार करती जितना तुन्होंने डोमिनिक और रिक्शासा के साथ किया था, तो इतना उबाल नहीं होता, उसने टिप्पणी की। एकमात्र चिंता यह थी कि एंजेला मॉरिगन सहित कट्टरपंथी समन की नाराजगी को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। सच तो ये था कि डोमिनिक और रिक्शासा एंजेला की सौभाग्यशाली घटनाओं से बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे थे। वास्तव में वे प्रसन्न लग रहे थे कि उनकी सेना में एक नई शक्ति शामिल हो गई थी और इस प्रकार ट्रू ब्लड वैम्पायर को युद्ध प्रेमियों द्वारा खुलेआम स्वीकार कर लिया गया। एंजेला ध्यान आकर्षित करने का आनंद ले रही थी क्योंकि वह अपने वैम्पायर अनुयायियों को घूमते हुए चुभाव भरे ढंग से प्रदर्शित कर रही थी। हालांकि डोमिनिक और रिक्शासा के साथ पेश आने की तुलना में दूसरों के साथ निपटने में उसका रवैया पूरी तरह से अलग था। क्या तुम जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम दोनों लड़कियों के साथ अलग व्यवहार क्यों कर रही हो, रुद्र प्रताप ने जारी रखा। एंजेला ने खुलकर जवाब दिया, क्योंकि स्वामी का स्नेह अलग है। चूंकि यह जवाब बहुत गहराई से सोचने लायक नहीं था, रुद्र प्रताप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तारांकन तारांकन तारांकन। एंजेला का अनुसरण करने वाली सेना लगातार बढ़ती रही। अधोलोक में इतने सारे वैम्पायर थे कि रुद्र प्रताप दंग रह गया। एंजेला ने शुरू में वैम्पायरों को समायोजित करने के लिए विभिन्न प्रवासियों को उनके निवास स्थानों से भगा दिया था, लेकिन अंततः उनके पास महान भूल-भुलैया के बाहरी परिधि के पूरे पश्चिमी भाग पर कब्जा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आश्चर्य की बात नहीं, अब उसका अनुसरण करने वाले वैम्पायरों की संख्या 1000 से अधिक थी। मैं इस बात से परेशान हूं कि अब मुझे स्वामी के साथ बिताने का समय कम हो गया है। एंजेला ने शिकायत की कि नए शामिल हुए वैम्पायरों को अपनी सेना में शामिल करने में उसे एक दिन से अधिक समय लगता था, लेकिन वह किसी से बेहतर जानती थी कि इस समय क्या जरूरत थी।
इसलिए अपनी कभी कभी की बड़बड़ाहट के बावजूद उसने अपनी शक्तियों का विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे जैसे उसका कबीला मजबूत होता गया, वह बदले में उतनी ही मजबूत होती गई, जैसा कि एक ट्रू ब्लड वैम्पायर के लिए उम्मीद की जाती थी जो अधिक अनुयायियों के साथ शक्तिशाली होता जाता है। वह वास्तव में आश्चर्यजनक दर से बढ़ रही थी। उस बिंदु पर, यहां तक कि डोमिनिक, जिसने उस पर कुछ हद तक भरोसा किया था, ने सूक्ष्म चिंतित नजरों से वैम्पायरों को देखना शुरू कर दिया। बेशक एंजेला ने डोमिनिक के महसूस करने पर कोई ध्यान नहीं दिया, जब तक कि वह अपने स्वामी के साथ समय बिताने के लिए थोड़ा समय निकाल पा रही थी। मैं समय सीमा पूरा करने में विफल रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप परिणाम से संतुष्ट होंगे, डेडालस ने रिपोर्ट की। उसी समय रुद्र प्रताप महान भूल भुलैया पहुंचा। रुद्र प्रताप उस क्षण का इंतजार कर रहा था जब नागा अंततः अपनी सीमाओं से मुक्त होकर शक्ति की और भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। समुद्री ड्रैगन का हृदय निश्चित रूप से इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। इस प्रकार उसके लिए यह वास्तव में खुशी का क्षण था। हालांकि उसकी खुशी का क्षण जल्द ही टूट गया। स्वामी, भूल भुलैया के बाहर एक राक्षस तबाही मचा रहा है। डोमिनिक की तत्काल पुकार ने रुद्र प्रताप के विचारों में बाधा डाली। किसी भी अन्य समय वह शायद इसे नजरअंदाज कर देता। ड्यूक के हमलों के लिए मजबूत की गई सेनाएं किसी भी अन्य स्थिति में पर्याप्त समय खरीदने में सक्षम होती, और भयंकर महान भूल भुलैया किसी भी दुश्मन को घुसने की इजाजत नहीं देती। लेकिन अभी, जब उसूर पर चल पड़ा था, वह सबसे छोटे संकेत को भी नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने डेडालस द्वारा निकाले गए बॉक्स को देखा और कई बार अपना होंठ दांतों से काटने के बाद सिंहासन से खड़ा होकर बोला, यहीं रुको और मेरे लौटने का इंतजार करो। उसके कुछ संदेह थे, लेकिन एक बार जब उसने निर्णय ले लिया तो वह किसी से भी तेजी से चला और सीधे महान भूल भुलैया की बाहरी सीमा की ओर भागा। जब वह पहुंचा तो उसने आदेश दिया, रिपोर्ट दो। एक ऐसा राक्षस प्रकट हुआ है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। वह सेटास के साथ है। क्वांस और अन्य नाग बाहरी इलाके में उनका सामना कर रहे हैं, लेकिन वे अकेले दुश्मन की सेना को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। डोमिनिक ने जवाब दिया, सेटास पहले से ही भयंकर दुश्मन थे, लेकिन बदतर स्थिति ये थी कि एक अज्ञात राक्षस प्रकट हो गया था जो महान भूल भुलैया का निशाना बना रहा था। पूर्ण संकट की भावना के बीच रुद्र प्रताप ने तत्काल रिपोर्ट सुनकर अपनी गति बढ़ा दी। समुद्री ड्रैगन के हृदय को पीछे छोड़ते हुए वह स्थान पर पहुंचा। क्या यही वह राक्षस है जिसकी डोमिनिक बात कर रही थी? जब उसने रहस्यमय अज्ञात राक्षस की पहचान की तो उसके चेहरे पर केवल निराशा बाकी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उस राक्षस से परिचित था जो भूल भुलैया की सीमा में प्रवेश कर चुका था। डोमिनिक ने एक असमंजस भाव के साथ राक्षस और सेटास के बीच देखा। कीक, सेटास चीखे जब वह घिनौना राक्षस चींटी भूत ने अपने विशाल जबड़ों को पीसा और उन्हें पूरी तरह से निगल गया। दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई जारी रही। ये कैसे हो सकता है? रुद्र प्रताप बड़बड़ाया। जाहिर तौर पर चींटी भूत और सेटास एक ही दिशा से प्रकट हुए थे, जिसकी वजह से नागाओं ने उन्हें सहयोगी समझ लिया था। उर्ग, अप्रसन्न दिखते हुए उसने एक आह के साथ डोमिनिक को समझाया, वे एक ही टीम में नहीं हैं। विशाल राक्षस और सेटास दोनों का एक साथ महान भूल भुलैया की ओर भागना निश्चित रूप से एक अप्रिय दृश्य था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे सहयोगी नहीं थे। माफ करना, मैंने इतना विभत्स राक्षस पहले कभी नहीं देखा, डोमिनिक ने जवाब दिया। उसकी प्रतिक्रिया अनुचित नहीं थी। हालांकि रुद्र प्रताप से फिर से मिले चींटी भूत में इतना बदलाव आया था कि वह खुद भी हैरान था। उसका तिरछा शरीर अब इतना विशाल था कि वह पूरे गलियारे को भर रहा था, और उसके उलझे हुए दांतों के बीच दिखने वाला मुंह इतना गहरा और अशुभ था कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा उसकी पूंछ, जो किसी तरह काट दी गई थी, घृणित तरल पदार्थ उगल रही थी क्योंकि वह हंगामा मचाए हुए था। इस प्रकार ये समझ में आता था कि बुद्धिमान राजा की सलाहकार ने तत्काल स्थिति की रिपोर्ट अपने राजा को दी थी। रुद्र प्रताप ने डोमिनिक को दोष नहीं दिया। आखिरकार ये भी उसकी गलती थी कि राक्षस 9वीं मंजिल पर आ गया था, इसलिए वह उसे महत्वपूर्ण क्षण में बाधा डालने के लिए डांट नहीं सकता था। डोमिनिक भी उतनी ही निराश होगी जितना वह था। एक बात निश्चित थी कि उसे शायद समुद्री ड्रैगन के हृदय का उपयोग जल्द से जल्द करने के लिए बेचैनी से इंतजार कर रही थी, संभवतः रुद्र प्रताप से भी ज्यादा। इसके अलावा चींटी भूत में आए आश्चर्यजनक बदलाव को देखकर, जिसे उसने लंबे समय बाद देखा था, रुद्र प्रताप को समुद्री ड्रैगन के हृदय की तरह ही उसमें भी दिलचस्पी हो गई थी। इसके साथ आखिर क्या हुआ? रुद्र प्रताप ने चींटी भूत को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जो पिछली बार से कई गुना बड़ा और भयंकर हो गया था। सभी सेटास का अंततः शिकार हो गया। वे शक्तिशाली योद्धा थे, इतनी व्यर्थ मौतों के लायक नहीं थे, लेकिन चींटी भूत उनसे कहीं अधिक भयानक था। हालांकि वह भयंकर जानवर रुद्र प्रताप के प्रति हैरान करने वाले स्तर की मित्रता दिखा रहा था। तारांकन क्यून, तारांकन, चींटी भूत, जिसके जबड़े अपने शारीरिक तरल पदार्थों और सेटास के खून से सने हुए थे, ने रुद्र प्रताप के पैरों पर अपना सिर रखा और अपना पेट ऊपर करके लेट गया, जैसे कोई स्नेहपूर्ण कुत्ता। उस हत्यारे प्राणी को इतना विनम्र देखना वास्तव में एक अविश्वसनीय दृश्य था।
चींटी भूत आपके प्रति स्नेह दिखा रहा है। रुद्र प्रताप, जो उसकी उबकाई लाने वाली दृश्य को देखकर त्योरियां चढ़ाए बैठा था, घृणा से भर गया। उसे शक था, लेकिन अब पुष्टि हो गई थी कि चींटी भूत वास्तव में उसके प्रति स्नेह रखता था। वह चिल्लाया, क्या? चींटी भूत को लगता है कि उसे आपसे कुछ कहना है। दुर्भाग्य से चींटी भूत के पास अपनी भावनाओं और इच्छा को व्यक्त करने का कोई साधन नहीं है। चींटी भूत बहुत निराश महसूस कर रहा है। तारांकन क्यों? तारांकन। जब रुद्र प्रताप ने संदेशों को देखा तो वह दंग रह गया। वह बस चींटी भूत के व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था, जो महज कुछ दिनों में इतना बदल गया था। चींटी भूत आपसे बहुत जोर शोर से कुछ कह रहा है, यहाँ तक कि उसके अजीब इशारों को एक भाषा कहा जा सकता है। रुद्र प्रताप ने इसे कुछ भी समझा या नहीं, चींटी भूत लगातार उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। हालांकि चींटी भूत के इशारों की व्याख्या करना बहुत मुश्किल था, जो किसी भी मौजूदा भाषा से मिलते जुलते नहीं थे। फिर भी धीरे धीरे रुद्र प्रताप को जरूर महसूस होने लगा कि राक्षस क्या कहना चाहता था। शायद, क्या तुम? उसने चींटी भूत से आशान्वित होकर पूछा, क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि किसने तुम्हारी पूंछ काटी? तारांकन गौर गावर तारांकन। रुद्र प्रताप का अनुमान सही था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चींटी भूत ने अपना विशाल सिर हिलाया, फिर अपनी कटी हुई पूंछ और एक सेटार का आधा चबाया हुआ सिर इशारे से दिखाया। उर्ग। रुद्र प्रताप खुश नहीं हो सका, भले ही उसका अनुमान सही था। आखिरकार विशाल राक्षस एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था, जिसे खुशी है कि उसकी बात समझ ली गई है। चींटी भूत बहुत खुश है। चींटी भूत की आपके साथ, जो उसका मतलब समझता है, अधिक आत्मीयता बढ़ गई है। तारांकन का आर्ग तारांकन। चींटी भूत अपने पूरे शरीर से बोलता है। वह बार बार समझाता है कि उसकी पूंछ सेटाज ने काट दी थी। स्वामी। डोमिनिक ने एक तरफ से दृश्य को देखा। उसने अपने स्वामी को बुलाया, ये सोचकर कि कहीं उसने ऐसा कुछ तो नहीं देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। उसने पूछा, अभी क्या हो रहा है? बुद्धिमान सलाहकार भी अपनी आंखों के सामने जो खुल रहा था उसे समझ नहीं पा रही थी, और उसके पीले चेहरे पर भ्रम और थकान का भाव था। मुझे खुद भी पूरा यकीन नहीं है। रुद्र प्रताप को भी स्थिति बेतुका लग रहा था, क्योंकि उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है मैंने अभी एक पागल को अपना लिया है। एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ, जो न हंस रही थी और न रो रही थी, उसने चींटी भूत की ओर दोबारा देखा। तारांकन तारांकन तारांकन। चींटी भूत को महान भूल भुलैया की बाहरी सीमा पर अनिश्चित काल के लिए छोड़ दिया गया। रुद्र प्रताप को चिंता थी कि कहीं यह उसकी सारी मेहनत को भूलकर फिर से बेकाबू न हो जाए, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। अभी के लिए वह बस यही आशा कर रहा था कि वह उतना ही स्मार्ट हो जितना वह मान रहा था। सावधानी के तौर पर मैंने बाहरी इलाके की पेट्रोलिंग के प्रभारी अंडरएल्फ रेंजर्स को कहा है कि वे पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास भी न जाएं, डोमिनिक ने कहा। अंत में डोमिनिक द्वारा उस क्षेत्र से निकासी का आदेश जारी करने के बाद ही रुद्र प्रताप इस मामले को दरकिनार कर पाया जहां चींटी भूत निवास कर रहा था। वह चीज निपटने में बहुत मुश्किल है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह सारी परेशानी के लायक साबित हो, रुद्र प्रताप ने कहा। उसके चेहरे पर विनम्रता का भाव था, मानो वह कोई बहाना बना रहा हो। आखिरकार वह कभी नहीं जानता था कि चींटी भूत, जिसे उसने लुयांग और सेटास पर तबाही मचाने के लिए लुभाया था, वह उसके सौदे से कहीं अधिक सिद्ध होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वह संतुष्ट दिखा। चींटी भूत का प्रकट होना एक अप्रत्याशित दौरा था, लेकिन किसी भी अनपेक्षित किस्मत का स्वागत हमेशा किया जाता था। वह प्रसन्न दिखा क्योंकि उसे याद आया कि चींटी भूत ने सभी सेटास का कत्लेआम कर दिया था, लेकिन इतना शक्तिशाली राक्षस भी एक ड्यूक का मुकाबला नहीं कर सका, उसने बड़बड़ाया। वह ड्यूक की शक्ति से थोड़ा चिंतित था, जो उस भयंकर राक्षस को भगाने में सक्षम था। इस बीच एंजेला, जो उसके आदेश पर काम करने गई थी, वापस लौटी और रिपोर्ट दी, आसपास के सभी जीवित प्राणियों का काम तमाम कर दिया गया है। वह चींटी भूत का पीछा कर रहे किसी भी सेटार को भागने और अपने स्वामी को महान भूल भुलैया का स्थान बताने से रोकने के लिए आसपास घूम रही थी। उसके लाल रंग के होठों को देखकर रुद्र प्रताप बिना पूछे बता सकता था कि उसने सेटास का कैसे हिसाब किताब चुकाया है। उसने पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? प्लीज, वे सब बेस्वाद भयावह भोजन थे, एंजेला ने जवाब दिया। ट्रू ब्लड की शक्ति वास्तव में महान थी, क्योंकि वह पहले कभी न देखे गए आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर रही थी। डोमिनिक, जो एंजेला के बगल में थी, ने उसे देखा और कहा, जाहिर है उसने उन सब का काम तमाम कर दिया और तुरंत वापस आ गई। इसीलिए मैंने निशान मिटाने के लिए अंडरएल्फ को भेजा है, इसलिए कृपया चिंता न करें। मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। एंजेला ने खुशी से मुस्कुराते हुए डोमिनिक का शुक्रिया अदा किया। रुद्र प्रताप की आंखें चमक उठी क्योंकि वह दोनों के बीच की परस्पर क्रिया को देख रहा था। उसे अजीब लगा कि एंजेला, जो आमतौर पर घमंडी और स्वार्थी थी, किसी तरह डोमिनिक के प्रति आज्ञाकारी हो रही थी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे इससे खुशी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूं कि वह स्वामी की पसंदीदा है, एंजेला ने कहा, मानो वह रुद्र प्रताप के मन में झांक सकती थी।
बेशक ये सब बदल जाता है जब हम सतह पर होते हैं। उसके शब्द संक्षिप्त थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह किस ओर इशारा कर रही थी। किसी कारणवश रुद्र प्रताप को अचानक अपने माता पिता के चेहरे याद आ गए जो उसे शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, और उसने एक कठोर अभिव्यक्ति धारण कर ली। तुम क्या मतलब कर रही हो? डोमिनिक ने पूछा। हम चलो ऐसा कहें, मैं उसकी वैधानिक पत्नी हूं और तुम उसकी रखेल हो, एंजेला ने जवाब दिया। डोमिनिक ने अपनी भौं उठाए और एंजेला को घूरने के बाद रुद्र प्रताप की ओर देखा। तारांकन तारांकन तारांकन, मेरे राजा, जल्दी कीजिए, समुद्री ड्रैगन के हृदय का उपयोग कीजिए। भले ही हंगामा हो, डेडालस का शोध जारी रहा। बड़े सिर वाला बौना अभी भी स्वामी कक्ष में खड़ा था, आशा करते हुए कि समुद्री ड्रैगन का हृदय, जिस पर उसने मेहनत की थी, जल्द से जल्द इस्तेमाल किया जाएगा। मैं अभी अभी ऐसा ही करने वाला हूँ। सिंहासन पर बैठे रुद्र प्रताप ने डेडालस द्वारा उसे दिए गए बॉक्स को लिया। तारांकन घटक, तारांकन, डोमिनिक ने एक तरफ से देखते हुए गला साफ किया। उसने इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन समुद्री ड्रैगन के हृदय की उपस्थिति में वह अपनी शांति बनाए नहीं रख सकी। और वह अकेली नहीं थी। नाग, जो रुद्र प्रताप को पता भी नहीं चला, स्वामी कक्ष में इकट्ठे हो गए थे। उन सभी के चेहरे एक जैसे थे। तुम सभी ने अच्छा साथ निभाया। तुम्हारी मेहनत निश्चित रूप से। रुद्र प्रताप ने समुद्री ड्रैगन के हृदय को पकड़ा और वेदी को देखते हुए वाक्य पूरा किया, पुरस्कृत की जाएगी। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और समुद्री ड्रैगन का हृदय वेदी पर गिर गया। आपने सुधारा हुआ समुद्री ड्रैगन हृदय का उपयोग किया है। नागा का हृदय महान भूल भुलैया का कोर बन गया है, लेकिन इसका सार अभी भी बना हुआ है। समुद्री ड्रैगन का हृदय नागा के हृदय को उन्नत करने का एकमात्र तरीका है, जो ठहराव की स्थिति में था। नागा का हृदय उन्नत होना शुरू हो गया है। वार्डन, जिन्हें सतह पर सेंटिनल्स के नाम से भी जाना जाता था, वे आंख के आकार के टैटू वाले प्राणी और अधोलोक के अंतिम गढ़ थे। सैनिकों और खोजकर्ताओं के लिए वे एक सपनों का दृश्य जैसे अस्तित्व थे। लोग उनसे डरते थे, फिर भी उनके बारे में बहुत कम जानकारी थी। इस प्रकार अज्ञान और रहस्य के घेरे में समय के साथ उनका डर और बढ़ गया था। यहाँ तक कि सबसे अधिक चंचल खोजकर्ता भी उन पर पीड़ित होने के बाद वार्डन के नाम को वर्जित मानने लगे थे। वार्डन का अस्तित्व अधोलोक की निरपेक्ष अभिभावकत्व का प्रतीक है, और इसकी रक्षा करने का उनका दैवीय कर्तव्य किसी भी अन्य बात से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर उनका अपना स्वामी भी अधोलोक की स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता, तो वार्डन अपने मालिक की पट्टा काटने और उस व्यक्ति को अपने ही हाथों मारने में हिचक नहीं करते। बहुत समय पहले, जब रुद्र प्रताप सतह और अधोलोक के बीच किस पक्ष को लेना है, इस बात पर दुविधा में था, मिमिर ने उसे कई बार इन वार्डन के बारे में चेतावनी दी थी। अधोलोक में कोई नहीं जानता कि वे आमतौर पर कैसे दिखते हैं। वे आपके करीब हो सकते हैं या दूर भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि गहरी मंजिल के ड्यूक्स ने भी ये पता लगाने की कोशिश करना छोड़ दिया है कि वे कौन हैं। वे बस यह उम्मीद करते हैं कि वार्डन उन सबसे बुरे रूपों में मौजूद न हो जिनकी वे कल्पना कर सकते हैं। यह ऐसा था जैसे उसके सिर के ऊपर एक तलवार लटकी हो, और वह अपने सिंहासन पर बैठा यह नहीं जानता था कि कब उसका सिर कलम हो जाएगा। बस ये सोचना भी काफी भयावह था। और भी डरावनी बात यह थी कि यह मात्र कल्पना नहीं थी, ये धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा था। वास्तव में, जिसने अनातोलियस के खिलाफ विद्रोह किया था, वह उपसेनापति था जिस पर लोहे के खून वाले दिग्गज को सबसे ज्यादा भरोसा था। इसलिए ये समझ में आता था कि ब्राइंटेस ने क्यों कहा था कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई भी वार्डन हो सकता है। शायद हम में से किसी एक में भी कोई कमीना वार्डन हो सकता है। लेकिन उसने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया था कि वे निहित जोखिम के बावजूद उन्होंने गठबंधन क्यों किया, और न ही उसने ये बताया कि उसे ऐसी खबर देने के लिए उसे 9वीं मंजिल तक क्यों आना पड़ा। मेरे पास क्यों? रुद्र प्रताप ने पूछा। क्योंकि हमें इस बात का भरोसा है कि कम से कम आप वार्डन नहीं हैं, नहीं आप उनके पक्ष में हैं। ब्राइंटेस ने बिना एक पल भी हिचके जवाब दिया। आप एक मनुष्य टेरेंट हैं। नहीं, उससे पहले आप एक उच्च स्वामी हैं, है ना? तभी रुद्र प्रताप को समझ आया। विडंबना ये थी कि अधोलोक में एक इंसान होने के नाते वह उनका सबसे विश्वसनीय साथी था। वह सवाल मूर्खतापूर्ण था। इसे देर से महसूस करते हुए उसने कड़वा मुस्कान दी। वह वार्डन पर इतना ध्यान केंद्रित किए हुए था कि उसे सबसे बुनियादी तथ्य भी भूल गया था, बातचीत को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचते हुए। हम तत्काल जवाब की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए हम बस ये बताना चाहते हैं कि हम काउंट्स आपके दुश्मन नहीं हैं, ब्राइंटेस ने कहा। हालांकि रुद्र प्रताप को ज्ञान प्राप्त होने से स्थिति नहीं बदली। अगर ब्राइंटेस के अपने ही शब्दों के अनुसार काउंट्स एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते थे, तो वह भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैं एक वार्डन नहीं हूं, ब्राइंटेस ने कहा। शब्द सस्ते हैं, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। ब्राइंटेस ने ऐसे जवाब दिया मानो वह रुद्र प्रताप के इस मामले को उठाने का इंतजार कर रही थी। शायद आप भूल गए हों। यह क्या है? रुद्र प्रताप ने सोचा और आगे की व्याख्या का इंतजार किया। जहां आप और टाइरेनॉन पहली बार मिले थे, ब्राइंटेस ने जारी रखा।
रुद्र प्रताप ने एक क्षण के लिए त्योरियां चढ़ाईं, फिर उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसने ब्राइंटेस के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ लिया। मुमकिन नहीं, सही, अन्य काउंट्स शायद इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन कम से कम मैं आपके पक्ष में हूं। ब्राइंटेस ने बहुत मित्रतापूर्ण स्वर में फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि मैं पहले ही सतह के साथ खड़े होने का फैसला कर चुकी हूं। तारांकन तारांकन तारांकन। अकेला खड़ा रुद्र प्रताप अपनी गर्दन के पीछे को पकड़े हुए इधर उधर देख रहा था। भूल भुलैया के बाहर की स्थिति, जो हर मिनट बदल रही थी, के विपरीत महान भूल भुलैया का शांतिपूर्ण माहौल बहरापन लिए हुए था। क्या 9वीं मंजिल पर भी वार्डन मौजूद थे? पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। ब्राइंटेस ने कहा था कि नागा की भूल भुलैया, जो अपेक्षाकृत नई भूल भुलैया थी, में वार्डन होने की संभावना कम थी, और अगर कोई वार्डन अंदर मौजूद भी था तो संभव है कि उनकी शक्तियां कमजोर हों। लेकिन रुद्र प्रताप को यह पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं लगा। हालांकि महान भूल भुलैया ने आसपास की अधिकांश भूल भुलैयाओं और यहां तक कि निवासियों को भी निगल लिया था, फिर भी कुछ प्रजातियां थीं जो किसी तरह बच गई थीं और यहां बस गई थीं। संभव था कि उनमें से कोई वार्डन हो। सबसे बुरी स्थिति में नागू में से एक भी वार्डन हो सकता था। एक पहाड़ के पीछे हमेशा एक बड़ा पहाड़ होता है ना? रुद्र प्रताप अंततः अपने भीतर के विचारों को बुदबुदाहट में बदलने से न रह सका। तारांकन तारांकन तारांकन। रुद्र प्रताप को वार्डन के बारे में चेतावनी मिली होगी, लेकिन उन्हें तुरंत छांटने का कोई तरीका नहीं था। सत्य की आंखों से हर जगह खोजने के बावजूद उसे वार्डन का एक भी निशान नहीं मिला। आखिरकार, अगर वे इतनी आसानी से पकड़ में आने वाले अस्तित्व होते, तो गहरी मंजिल के प्राणी इतना दिमाग नहीं खपाते और अनातोलियस पर हमला नहीं होता। अंत में रुद्र प्रताप को वार्डन की खोज को स्थगित करना पड़ा, जिससे उसके मुंह में एक अप्रिय स्वाद आ गया। अभी के लिए वह स्वामी कक्ष की रक्षा के लिए अपने सबसे विश्वसनीय प्राचीन समन को बुला सकता था। अपने सहयोगियों पर पूरी तरह से भरोसा न कर पाने का तनाव अकल्पनीय था, लेकिन उसे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने भूल भुलैया के केंद्र तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया और एंजेला सहित अपने लगभग सभी समन को बाहर रख दिया। ऐसा कुछ था जिसे वह हर किसी के गलत संदेश लेने से बचने के लिए पूरी तरह से टालना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने इस पर जोर दिया। तेज बुद्धि वाली एंजेला के लिए अपने स्वामी के अजीब व्यवहार को नोटिस करना असंभव था। हालांकि उसने क्यों नहीं पूछा और केवल उसे एक उदास नजर से देखा। एंजेला, मैं बाद में समझाऊंगा। भले ही रुद्र प्रताप कितना भी ठंडे दिल का क्यों न हो, वह जो कर रहा था उसे अच्छा महसूस करना असंभव था। लेकिन इसके बावजूद उसने अपना आदेश वापस नहीं लिया और महान भूल भुलैया 2 अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ गया। इस बीच रिक्शासा उससे मिलने आई। स्वामी परिस्वामी की वंशज रिक्शासा प्राचीन समन के अलावा महान भूल भुलैया में बची एकमात्र विश्वसनीय प्राणी थी। स्वाभाविक रूप से रुद्र प्रताप को उसकी मुलाकात का स्वागत करना पड़ा। रिक्शासा जल्दी से झुकी और उसके पैरों में गिरकर रिपोर्ट किया, भ्रम की रानी एरियान जाग गई है। उस खबर को सुनते ही रुद्र प्रताप सीधा महान भूल भुलैया की बाहरी सीमा की ओर चल पड़ा। उस स्थान पर पहुंचकर जहां नाइट मेयर्स ने एक समय निवास किया था, उसने एरियान को हवा में खालीपन घूरते हुए पाया। एरियान, रुद्र प्रताप ने शुरू किया। एरियान, जो लंबे समय बाद आखिरकार होश में आई थी, उसके व्यंजन चेहरे के साथ उसकी ओर देखा और उसका अभिवादन किया। मेरे राजा, तुम आखिरकार जाग पड़ी, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। एरियान ने कहा था कि वह तब तक वापस नहीं आएगी जब तक वह डेनेरियन को हरा न दे, इसलिए लड़ाई किसी न किसी तरह समाप्त हो गई होगी। चलो तुम्हारी बात सुने। रुद्र प्रताप सीधे मुद्दे पर आ गया। एरियान देर से अपने सन्निहित स्थिति से बाहर आए। अब कोई भी। उसके पीले चेहरे पर खुशी की रोशनी धीरे धीरे फैल गई, जैसे उसने धीरे धीरे बोला, धीरे धीरे उसके पूरे भाव को भरते हुए। उद्धरण चिन्ह ... ये दावा नहीं कर सकता कि दुष्वप्न की शक्ति भ्रम की शक्ति से अधिक मजबूत है। ये तथ्य कि एरियान, जिसने मात्र 200 नाइट मेयर्स का नेतृत्व किया था, एक गहरी मंजिल के काउंट को हराने में सक्षम थी, वास्तव में उल्लेखनीय था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह गर्व से भरी हुई दिख रही थी। क्या तुमने डेनेरियन को मार दिया? रुद्र प्रताप ने पुष्टि करने के लिए पूछा। एरियान ने फिर से जवाब दिया, दुष्वप्न के डेनेरियन नाम अब अस्तित्व में नहीं रहा। रुद्र प्रताप ने न तो हंस सका और न ही उसकी प्रतिक्रिया पर नाराजगी जाहिर कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके जवाब को सुनकर उसे सबसे पहले यूनही का चेहरा याद आया। डेनेरियन एक गहरी मंजिल के काउंट होने से पहले यूनही का पिता था। हालांकि रुद्र प्रताप परिणाम के कारण दुखी या खेद प्रकट नहीं कर रहा था। डेनेरियन किसी भी मायने में एक प्यारा पिता नहीं था, और वह एक ठंडे खून वाला प्राणी था जिसने उच्च स्वामियों की शक्ति के लिए अपनी ही वंश का उपयोग किया था। वास्तव में यूनही अपने पिता से डरती थी और अधोलोक से भाग गई थी, जहां उसकी शक्तियां पहुंच नहीं सकती थीं। यूनही कभी भी डेनेरियन के पतन के लिए उसे या एरियान को दोष नहीं देगी। मैं काउंट का सिंहासन हासिल नहीं कर सकी, लेकिन मैं उसकी शक्तियों को पूरी तरह से अवशोषित करने में सक्षम रही।
एरियान ने काउंट के अस्तित्व को निगलने के बावजूद कोई तत्काल बदलाव नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था कि डेनेरियन की शक्तियों को पूरी तरह से अवशोषित करने में उसे कुछ समय लगेगा। हालांकि वह शायद एक अच्छी बात थी। आखिरकार रुद्र प्रताप की इस बात में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी कि भ्रम की रानी मजबूत होगी या नहीं। अच्छा, बाकी बातें बाद में करते हैं, रुद्र प्रताप ने उदास एरियान को देखते हुए कहा और फिर पीछे मुड़ गया। तारांकन तारांकन तारांकन। 11वीं मंजिल पर संतुलन टूट चुका था। अनातोलियस पर एक वार्डन द्वारा हमला किया गया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, और डेनेरियन को अपनी शक्तियां खोने के बाद भ्रम की रानी द्वारा उसके ही दुष्स्वप्न में मार दिया गया था। काउंट्स के बीच का संतुलन, जो अतीत में अपनी अद्वितीय शक्तियों के साथ सावधानी से एक दूसरे की तलाशी लेते थे, अब पूरी तरह से टूट चुका था। नहीं, शायद ये बहुत पहले हो चुका था, रुद्र प्रताप ने खुद से बड़बड़ाया। मंजिलों के एकीकरण के बाद के अधोलोक में शायद केवल 11वीं मंजिल ही नहीं जहां संतुलन टूटा था। हालांकि रुद्र प्रताप को यकीन था कि संतुलन के पतन की गति बहाली रेस्टोरेशन की वजह से तेज हो गई थी। इसलिए उसने 11वीं मंजिल की स्थिति खुद जांचने का फैसला किया। बहाल की गई महान भूल भुलैयाएं धीरे धीरे काउंट्स की संपत्तियों पर कब्जा कर रही थी। इसे अपनी आंखों से देखे काफी समय हो चुका था और उसे यकीन था कि वे अब तक बहुत आगे बढ़ चुकी होंगी। किसी और को स्थिति जांचने के लिए भेजने के बजाय ये बेहतर था कि वह खुद ही स्थिति की जांच करे और अपना लाभ बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करे। अगर उसे किस्मत साथ दे तो शायद वह बिना उंगली उठाए काउंट्स की शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम हो सकता था। एक व्यर्थ गठबंधन। उसने ब्राइंटेस को याद किया, जो गठबंधन की मांग करते हुए उसे ढूंढने आई थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। आखिरकार उसका कोई इरादा नहीं था कि वह गहरी मंजिल के काउंट्स द्वारा फिर से इस्तेमाल किया जाए, जो एक दूसरे पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे, जबकि उसने अतीत में 10 साल से अधिक समय तक उनके द्वारा शोषण किया था, खासकर अभी जब वह शक्ति के शून्य से गुजर रहा था। अब से काउंट्स का क्या होगा, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। हालांकि वह अंततः 11वीं मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। जैसे ही वह 11वीं मंजिल की ओर जाने वाला था, भ्रष्टाचार की रानी ने महान भूल भुलैया में एक दूत भेजा। काफी समय हो गया। अधोलोक के कुलीन टाइरेनॉन, जो अपनी स्वामी की ओर से आया था, रुद्र प्रताप द्वारा पहले देखे गए चेहरे से कहीं अधिक पीले चेहरे के साथ झुका। तुम और तुम्हारी स्वामी काफी व्यस्त होंगे, तुम फिर से यहाँ क्यों हो? रुद्र प्रताप का मूड खराब था क्योंकि उसकी 11वीं मंजिल जाने की योजना अचानक बाधित हो गई थी। दुष्स्वप्न का डेनेरियन मारा गया है, टाइरेनॉन ने कहा। रुद्र प्रताप ने त्योरियां चढ़ा दी। वह पहले से ही बुरे मूड में था क्योंकि उसका काम बीच में रुक गया था और अब दूत उसे कुछ बता रहा था जो वह पहले से जानता था। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तो उसके ठंडे जवाब के बावजूद टाइरेनॉन ने बिना किसी हैरानी के जवाब दिया, हमें प्रभु डेनेरियन की लाश पर एक वार्डन के निशान मिले हैं। One note, in the previous chapter, Mimia's warning was in the context of the possibility of the usurper sending the wardens after Kim Jin-woo if he didn't submit to him, due to his loyalty to the promise. The text says it's like a blade dangling over his head. I will keep the tone consistent.